हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम वैद्युत रसायन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जिसे हम फैराडे का नियम बोलते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसके ऊपर जितने भी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर बेटा बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और साथ में कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन इस लो पर ही आया था, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज के लेक्चर में बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और आप सब जानते हो फैराडे के दो नियम होते हैं विद्युत अपघटन के, एक प्रथम और एक द्वितीय, दोनों को डिस्कस करेंगे। साथ में फैराडे के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न की भी बात करने वाले हैं। तो फैराडे क्या कहते हैं इसको समझते हैं। फैराडे कहते हैं, अगर मैं फैराडे का प्रथम नियम की बात करूं बेटा, प्रथम नियम, अगर हम फैराडे के प्रथम नियम की बात करें, चलो पूरा नाम लिख देता हूं मैं, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे क्या कहते हैं इसको ध्यान से समझना बेटा। फैराडे क्या कहते हैं कि मेरे पास अगर कोई विद्युत अपघटनी सेल है, ये विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड डिप करा रखे हैं हमने, ये इलेक्ट्रोड है, और साथ में मैंने इसके अंदर विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है बेटा। क्या भर रखा है? विद्युत अपघट्य का विलयन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, विद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है। तो फैराडे कहते हैं अगर मैं इसको बाहर से किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं और यहां से आवेश प्रवाहित करूं, आवेश चार्ज, आवेश क्या होता है बेटा? मैं आवेश की बात कर रहा हूं, धारा की नहीं, आवेश की। आवेश क्या होता है? चार्ज होता है कितने समय तक कितनी धारा प्रवाहित करी, वो चार्ज है बेटा। Q बराबर आई टी चार्ज है। Q बराबर आई टी कि हमने कितने समय तक कितनी धारा को प्रवाहित करा, वो चार्ज है, वो आवेश है। चलिए, तो मैं आवेश को प्रवाहित करूं तो क्या होने वाला है? अगर ये विद्युत अपघट्य ए बी का है, अगर ये विद्युत अपघट्य बेटा ए बी का है, तो आप जानते हो इनके बीच के रासायनिक बंध टूट जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा है विद्युत अपघटन को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो इनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए ए पे प्लस आ जाता है और बी पे माइनस आ जाता है। ए पे प्लस और बी पे क्या आ जाता है बेटा? माइनस। अब अगर ये एनोड है तो एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये कैथोड है तो कैथोड पर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव मूव करता है नेगेटिव की और नेगेटिव मूव करता है पॉजिटिव की। मतलब बी जो है वो जाकर चिपक जाएगा ए के ऊपर, सॉरी ए के ऊपर कह रहा हूं, बी जो वो चिपक जाएगा एनोड के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? एनोड के ऊपर। ये बी है और ए चिपक जाएगा हमारा कैथोड के ऊपर, ये ए है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है विद्युत अपघटनी सेल में और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है विद्युत अपघटनी सेल में बेटा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मैंने इसके अंदर आवेश को प्रवाहित करा, चार्ज दिया, धारा को प्रवाहित करा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ए जाकर डिपॉजिट हो गया, निक्षेपित हो गया, जमा हो गया कैथोड के ऊपर, और बी निक्षेपित हो गया, निक्षेपित का मतलब बेटा डिपॉजिट, डिपॉजिट, हाँ, बी निक्षेपित हो गया किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। तो कितनी मात्रा निक्षेपित होगी ए और बी की? फैराडे कहते हैं, इस बात को समझो बेटा, ए कितना जमेगा कैथोड पर?
कैथोड पर, बी कितना जमेगा एनोड पर, बी की मात्रा कितनी आएगी, कितनी जमेगी, वो डिपेंड चार्ज पे करेगी। सिंपल सी लैंग्वेज है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर किसी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, चाहे वो एनोड की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो कैथोड की बात करें हम, जो निक्षेपित मात्रा होगी, हो सकता है अगर यहां से गैस है, अगर ये गैस है तो गैस क्या होती है बेटा, मुक्त होती है, गैस बाहर जाती है, तो यह मुक्त मात्रा वो आवेश के क्या होगी, समानुपाती होगी। ये पहला नियम है बेटा, वो आवेश के क्या होगी, समानुपाती होगी। जितना आवेश दोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर मात्रा निक्षेपित होगी। इसी को हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो चलिए अब हम नियम को समझते हैं, तो नियम की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास फैराडे का प्रथम नियम चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ को। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जब हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो जमा हो रही है मात्रा, डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, डिपॉजिट, निक्षेपित निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा, या तो निक्षेपित हो रही है तो डिपॉजिट हो रही है, मुक्त हो रही हो, निकल रही हो, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। उसमें जो हमने आवेश को प्रवाहित कर रहा है, उस कर रखा है, उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं बात करूं बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें डिपॉजिट, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं कह रहा हूं कि डिपॉजिट अमाउंट, माना माना पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, निक्षेपित मात्रा W तथा दिया गया आवेश, दिया गया आवेश Q है, तो मैं कह सकता हूं जो निक्षेपित मात्रा है ना, पदार्थ की निक्षेपित मात्रा बेटा, तो मैं कह सकता हूं पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, निक्षेपित मात्रा जिसे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, W कह रहा हूं, वो समानुपाती होगी किसके, आवेश के। W समानुपाती होगा Q के। जो निक्षेपित मात्रा है ना, पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, वो समानुपाती किसके होने वाली है, Q के होने वाली है। मैंने यही तो बताया, पदार्थ की जो डिपॉजिट अमाउंट है ना, उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होगी, समानुपाती होती है। आवेश अगर Q है और डिपॉजिट अमाउंट अगर W है, तो W समानुपाती होगा Q के। अब मैं समानुपाती का साइन हटता हूं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है Z, तो ZQ, जहां Z क्या है बेटा, जहां Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z हमारा क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब मैंने आपको बताया चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है भाई साहब, मैंने बताया Q बराबर होता है I गुना T। हमने कितने समय तक कितनी धारा प्रवाहित करी, कितने समय तक कितनी धारा प्रवाहित करी, वो चार्ज है, वो आवेश है। तो Q बराबर होता है I गुना T। तो मैं रख सकता हूं बेटा फॉर्म वैल्यू, W बराबर Z गुना I गुना T। तो डिपॉजिट अमाउंट का फॉर्मूला क्या आने वाला है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का फॉर्मूला क्या आने वाला है, W बराबर Q Z गुना I गुना T। I क्या है बेटा, विद्युत धारा, T क्या है, समय, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हम देख भी सकते हैं
जहां मैं यहां लिख सकता हूं, जहां आई है हमारे पास विद्युत धारा, टी क्या है बेटा, टी समय है, जेड मैंने बता दिया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड बराबर क्या होता है बेटा, जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ। जेड बराबर क्या होगा, ई अपॉन एफ। ई क्या है, ई क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, जहां ई जो है वो है हमारे पास पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। सारी बातें बताओ बेटा, न्यूमेरिकल में जब हम अप्लाई करेंगे तो सारे फॉर्मूले काम में आएंगे। तो ई क्या है हमारे पास, पदार्थ का तुल्यांकी भार। एफ क्या है, एफ, एफ है भैया हमारा फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक की वैल्यू होती है 96,500 गुलाम प्रति मोल, 96,500 गुलाम प्रति मोल। क्लियर, समझ में आ रही है बात बेटा। हाँ, तो इस चीज को समझ लो, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जेड, जेड बराबर होता है, जेड को हम कैसे निकालेंगे, जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ। ई क्या है हमारा, पदार्थ का तुल्यांकी भार, एफ क्या हमारा, फैराडे नियतांक। तुल्यांकी भार फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था जब चैप्टर विलियन पढ़ाया था, और विलियन में एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा मैंने, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के अंदर हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो यहां पर हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो यहां पर तुल्यांकी भार हम ऐसे निकालते हैं बेटा कि ई बराबर होगा अणुभार बटे परमाणु पर उपस्थित आवेश, चार्ज। अणुभार बटे परमाणु पर उपस्थित आवेश, या फिर ऑक्सीकरण संख्या, कुछ भी लिख सकते हो। तो ई मैं कैसे निकाल लूंगा, तुल्यांकी भार कैसे निकालूंगा, अणुभार निकालूंगा उस परमाणु का जो भी होगा उसका अणुभार, और अणुभार को डिवाइड कर दूंगा मैं आवेश से। अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अगर अणु है तो अणुभार, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, आवेश से डिवाइड करेंगे, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात बेटा, समझ में आ रही है बात। फिर से देख लो एक बार को, हमारे पास जो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा है W, उसका फॉर्मूला होगा Z गुना I गुना T। फर्स्ट लॉ से निकल कर आ गया Z गुना I गुना T। यहां तक समझ में। Q बराबर मैंने आपको बताया था I गुना T होता है, तो ये भी आपको बताओ। उसके बाद हमने कहा बेटा कि हमारे पास जो I है वो विद्युत धारा है, यहाँ पर T जो है वो समय है, Z क्या है बेटा, E अपॉन F। E पदार्थ का तुल्यांकी भार, F फैराडे नियतांक जिसका मान कितना होता है 96,500 गुलाम प्रति मोल। अब ई कैसे निकालेंगे, ई होता है अणुभार बटे आवेश, जो चार्ज है वो। अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अगर अणु है तो अणु भार। तो हम ई निकाल सकते हैं, जब न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करेंगे सब पता चल जाएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब फैराडे का हम बात करते हैं द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए इसको समझते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे ने कहा कि अगर हम दो सेलों को अलग अलग दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जैसे मेरे पास दो सेल हैं, ध्यान से देखना, एक सेल तो ये है, एक तो ये है बेटा सेल, दूसरी सेल ये है। नियम बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आएंगे, बस ध्यान देना। ये मेरे पास दो सेल है बेटा, ये मेरे पास दो सेल। अब इसके अंदर हमने विद्युत अपघट्य पर रखा होगा तो वो भी भर देते हैं भाई। ये हमने विद्युत अपघट्य, यहाँ भी विद्युत अपघट्य पर रखा होगा, भर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब वो कह रहा है अगर ये सेल हमारे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट की है, मान लीजिए सिल्वर है, यहाँ पर सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, सॉरी सिल्वर के कह रहा हूं,
इलेक्ट्रोड तो निष्क्रिय है, AgNO3 है हमारे पास। ये विद्युत अपघट्य किसका है? हमारा AgNO3 का। ये विद्युत अपघट्य हमारा कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, ये CuSO4 का और ये AgNO3 का। और वो कह रहा है अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ू, किसमें क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, एक बैटरी से क्या कर दूं? कनेक्ट। तो नियम कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि अगर मैं दो श्रेणी क्रम में जुड़ी सेलों को समान धारा प्रवाहित करूं, समान आवेश प्रवाहित करूं, जो चार्ज में यहां दे रहा हूं, जो करंट में यहां दे रहा हूं, वही करंट अगर यहां दूं, तो भाई वो कह रहा है कि जो धातु की इलेक्ट्रोडों पर, जो धातु की इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा है, निक्षेपित मात्रा है, वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। यानी कि यहां से Ag प्लस जो इलेक्ट्रोडों पर जाकर जमा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? Ag के तुल्यांकी भार पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? Ag के तुल्यांकी भार पे, तुल्यांकी भार पे। आ रही है कुछ बात समझ में? यहां पर जो Cu डाई पॉजिटिव की जमा मात्रा होगी, डिपॉजिट अमाउंट होगी, निक्षेपित मात्रा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? Cu के तुल्यांकी भार पे, Cu के तुल्यांकी भार पे। हाँ, जितना ज्यादा तुल्यांकी भार होगा उतनी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोडों पर। सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें और उनमें समान आवेश प्रवाहित करें, तो जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भार के क्या होगी? समानुपाती होगी। मान लीजिए निक्षेपित मात्रा W1 और तुल्यांकी भार E1, यहाँ निक्षेपित मात्रा W2 और तुल्यांकी भार E2 है। तो मैं कह सकता हूं बेटा ये W1 समानुपाती होगा E1 के और W2 समानुपाती होगा E2 के। मैं ये बोल सकता हूं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं हम। तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े, मैंने बताया था कि हमारे पास दोनों सेलें किस क्रम में होनी चाहिए? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेलों में समान विद्युत धारा समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। क्लियर है बात? डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। माना दोनों सेलों में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा W1 व W2 है तथा इनके तुल्यांकी भार E1 व E2 है। तब मैं बोल सकता हूं बेटा, मैंने बता भी दिया वैसे, तब मैं कह सकता हूं कि E1 समानुपाती होगा W1 के, E2 समानुपाती होगा W2 के। भाई अगर E1 मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर का जो, सॉरी उल्टा करके लिख दिया मैंने, तो जो कॉपर की डिपॉजिट अमाउंट होगी, अगर ये Cu है मान लीजिए, वो कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरी सेल सिल्वर है तो सिल्वर की जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये सेल 1 है तो सेल 1 का जो तुल्यांकी, सेल 1 की जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो सेल 1 के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, सेल 1 के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अगर ये सेल 2 है तो सेल 2 का जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो सेल 2 के तुल्यांकी भार के क्या होगी बेटा? समानुपाती होगी। समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां भी एक कांस्टेंट बेटा Z आने वाला है, या K मान लो यहां पर कांस्टेंट K आने वाला है, तो K E1 और यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं बेटा? W2 बराबर K E2। इसे समीकरण 1 क्या दो, इसे समीकरण 2,
अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 डिवाइड 2, तो मैं लिख सकता हूं बेटा W1 अपॉन W2 बराबर होगा, K से K खत्म हो जाएगा, E1 अपॉन E2। W1 अपॉन W2 बराबर होगा E1 अपॉन E2। बात समझ में आ गई होगी, E1 अपॉन E2। तो यही था फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे कहते हैं कि जब श्रेणी क्रम में हम एक से ज्यादा सेलों को रखते हैं, एक से ज्यादा सेलों को जोड़ते हैं और उनमें अगर समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो सेल 1 में डिपॉजिट अमाउंट होगी मेटल्स की, वो सेल 1 के जो भी मेटल्स हमने लिए उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। सेल 2 के अंदर जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो सेल 2 के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अगर सेल 3 है तो सेल 3 में जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो सेल 3 के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, जो भी हमने मेटल्स वगैरह लिए। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमने सेकंड लॉ भी कवर कर लिया। अब न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बेटा, जल्दी से नोट करो फिर आगे चले। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो। वो कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का। अच्छा, तो कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। हमें बताना है कि कैथोड पर कितनी मात्रा निक्षेपित होगी कॉपर की, कॉपर का द्रव्यमान बताना। अब आप जानते हो निक्षेपित मात्रा को, आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं Cu की निक्षेपित मात्रा, भाई पदार्थ की निक्षेपित मात्रा का फॉर्मूला, निक्षेपित मात्रा जिसे हम W बोल लेते हैं, वो बराबर होगा बेटा Z गुना I गुना T। इसे समीकरण 1 क्या देते हैं, समीकरण 1। किसी भी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा अगर मुझे निकालनी है कि कितनी मात्रा निक्षेपित हो रही है, कितनी मात्रा जमा हो रही है, तो फॉर्मूला होता है W बराबर Z गुना I गुना T। सिंपली मैं दिखा भी सकता हूं कि मेरे पास बेटा ये एक सेल है जिसके अंदर हमने एक बैटरी जोड़ दी और इसमें विद्युत अपघट्य हमने कौन सा लिया, CuSO4। अब Cu पे डाई पॉजिटिव होता है, SO4 पे डाई नेगेटिव होता है, तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा भाई, केटायन तो कैथोड पर ही जाएगा ना, डाई पॉजिटिव कहां जाएगा। अगर ये बेटा हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है तो ये कैथोड होगा और ये हमारा क्या होगा बेटा, एनोड होगा। तो ये जाकर चिपकने लगेगा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो कितनी मात्रा जमा हुई ये बताना है Cu की। तो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, दिया है I, धारा दे दी भाई कितना, 1.5 एम्पियर, और 10 मिनट तक समय दे दिया भाई, 10 मिनट। मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा बेटा सेकंड के अंदर। आप जानते हो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो मैं 60 से गुना कर दूंगा इसको 10 को। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो T बराबर हमारा कितना आ गया, 600 सेकंड। T कितना आ गया बेटा, 600 सेकंड। समय को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये बात दिमाग में रखना। और क्या रह गया भाई, I भी है, T भी है, Z रह गया बेटा। Z क्या है, Z है हमारे पास E अपॉन F। अब F की वैल्यू तो फिक्स है, फैराडे नियतांक है। F की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 96,500। भाई F कितना होता है, F बराबर होता है 96,500 कूलम। फिक्स है बेटा, ये तो फैराडे नियतांक बोलते हैं और नियतांक की वैल्यू इसकी फिक्स है 96,500। E रह गया। अब अगर मुझे E पता चल जाए तो Z भी पता चल जाएगा। अब E क्या होता है, E होता है परमाणु भार बटे आवेश। अब मुझे बताओ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, डाई पॉजिटिव। कॉपर का परमाणु भार कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 63। तो 63 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो 2 से जब 63 को डिवाइड करोगे तो उसका क्या निकल कर आ जाएगा, तुल्यांकी भार निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं सारी वैल्यू समीकरण 1 में पुट करूंगा। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में
रखने पर। अब निक्षेपित मतलब W बराबर, ध्यान से देखना, ई हमारा क्या है बेटा, तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, हाँ, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान बटे आवेश। परमाणु द्रव्यमान कितना है बेटा, 63, आवेश कितना है, 2, यही है नहीं? या पहले एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेते हैं, Z मतलब E/F गुना I गुना T। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ई कितना है, ई कितना है, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं बेटा, तुल्यांक की भार निकालते हैं परमाणु भार बटे परमाणु पर उपस्थित आवेश। परमाणु भार कितना है, 63, परमाणु पर उपस्थित आवेश कितना है, 2, डाइपॉजिटिव तो है कॉपर पे, Cu डाइपॉजिटिव, तो 2 प्लस इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, बटे F कितना बेटा हमारा 96,500 गुना I 1.5 गुना 600 सेकेंड। आती है बात समझ में, सारी चीजें यहां से बेटा। अब ध्यान से देखना अच्छे से, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटा 1 जीरो नीचे बेटा, तो कैपिटल W बराबर 63 गुना 15 गुना 6 बटे 2 गुना 665 गुना 10। होता है नहीं होता है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, देखते रहो बेटा, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15, ये 5 से कटेगा बेटा, 5 ही कम 5, 4 बच गया, 6 उतार लिया, 5 नहीं 45, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 5 या 15। तो कैपिटल W बराबर 63 गुना 3 गुना 3 बटे 193 गुना 10, 193 गुना 10। अब बेटा अगर आप देखो तो 193 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। अप्रोक्स कैलकुलेशन मतलब W बराबर, ध्यान से देखना, 63 गुना 3 बटे 193 गुना 10। ध्यान से समझना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, इसको मैं मान लूंगा 192, और जैसे मैं इसको अब तो मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, अब तो मैं आंसर लिखूंगा, तो कैलकुलेशन देखो, 63 गुना 3 बटे 193 गुना 10। अब बेटा इसको मान लूंगा मैं 192, कि मेरा 193 नहीं है बल्कि 192, क्योंकि जैसे मैं 192 मानता हूं तो ये 3 से कट जाता है, जैसे ही मैं 192 मानता हूं ये किससे कट जाता है, 3 से। बेटा 3 से वही डिजिट करती है जिसके बाद में, वही डिजिट कटेगी जिसके बाद में, या जो संख्या को जोड़ने पर 3 से कट जाए, जो संख्या को जोड़ने पर 3 से कट जाए वो 3 से कटेगी जरूर। अब चेक करो, 1 और 9 कितना होता है, 10, 10 और 2 12, 12 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी वैल्यू 3 से कटेगी, ये वैल्यू भी 3 से कटेगी। तो काटते 3 से ये कटेगा, 3 ही कम 3, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, बचा बेटा कितना, 1, 19 में से 18 गया, 1 2 उतार लिया, 12, 3 चौक 12, 64 बार। अब मैं क्या करूंगा, 3 की गुना करूंगा बेटा, सही है नहीं, बहुत बढ़िया, 3 की गुना करेंगे हम 63 से, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18। अब आप क्या करो, डिवाइड कर दो 164 से, बटे में 10 भी है, ध्यान रखना, ये तो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करोगे। जब डिवाइड करोगे तो चेक करो कितना आंसर आने वाला है। 64 का पहाड़ा 2 पे पढ़ सकता हूं मैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, 128, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गया 0, 61 बचा, पॉइंट लागो उतार लो 0। अब आप जानते हो लगभग कितनी बार पढ़ा जा सकता है, 9 बार, 9 बार पढ़ सकता हूं बेटा इसको। 9 चौक 36, 36 का बेटा 6 का हासिल को, सॉरी 36 का 6 का हासिल को 3, 9 छिंग 54 और 3, 54 और 3 होता है बेटा 57। तो चल गया हमारा 9 बार टेबल। एक बार और देख लो बेटा, 9 चौक 36 का 6 का हासिल को हमारा कितने बचे, 3, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 और 3 57। अब यहां पर क्या करो आप, इसको घटा दो, 10 में 6 गए 4 बचा, यहां 10 हो गए, 10 में 7 गए 3 बचा, यहां 5 में से 5 गए, 5 में से 5 गए 0, फिर क्या कर लो 0 उतार लो। अब कितनी बार चलेगा बेटा ये, अब लगभग 5 बार चल जाएगा, लगभग 5 बार।
तो हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखो, हमारी वैल्यू आ गई बेटा 2.95 अपॉन 10 में है, बट्टे में 10 है। एक डिजिट अगर मैं इधर खिसका दूं इसको तो कितना आएगा 0.295, 0.295 आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? अगर आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हो तो देखो आंसर भी एग्जैक्ट के लेवल का ही आएगा। इतना ही एग्जैक्ट भी आंसर इसका यही है, एग्जैक्ट भी यही आंसर है बेटा। तो क्यों हम खामे खा का टाइम लगाएं इसमें? तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आप लोगों से, चाहे वो थोड़ी सी अप्रोक्स करनी पड़ जाए। तो W बराबर हमारा कितना है 0.295 ग्राम। इतने ग्राम अमाउंट क्या होगी बेटा? डिपॉजिट होगी। न्यूमेरिकल समझ में आया? बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, देख सकते हो हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी थी, जेड नहीं दे रखा था। जेड में निकाल सकता हूं कैसे? ई अपॉन एफ, एफ मुझे पता होता है, ई हम कैसे निकाल सकते हैं? ई निकालने का सिंपल तरीका है बेटा, परमाणु भार बटे परमाणु पर उपस्थित आवेश। परमाणु भार दे रखा है कॉपर का 63, नहीं भी दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का परमाणु भार 63 होता है, और डिवाइड करेंगे कॉपर पर उपस्थित आवेश। कॉपर पर कितना आवेश उपस्थित है तो मैंने पहले भी बताया था, कॉपर पर कितना है? डाई पॉजिटिव चार्ज है। तो 63 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या निकल कर आ जाएगा? तुल्यांकी भार। तो चलिए न्यूमेरिकल नोट करिए बेटा, फिर आगे चलो। चले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? देखो वो कह रहा है कि 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट विलयन में 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। जब हमने 1 घंटे तक प्रवाहित करा तो अब कितना कॉपर निक्षेपित होगा? Cu का परमाणु भार कितना है? 63। फिर से Cu का परमाणु भार दे दिया और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं निक्षेपित Cu का द्रव्यमान, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे, वो होगा बेटा Z गुना I गुना T, समीकरण 1। अब उसने क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। दिया है उसने बेटा हमें I दे रखा है, कितना दे रखा है? कितने एम्पियर की? 0.25 एम्पियर। उसने T दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है? 1 घंटा। और 1 घंटे का मतलब होता है बेटा, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से गुना करूंगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्ट करूं तो अगेन 60 से गुना करूंगा, अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी बराबर का 6 छंग 36, 3600 सेकंड। टी कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 3600 सेकंड। आई है, टी है, जेड रह गया। जेड का फॉर्मूला क्या है भाई? जेड बराबर होता है ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ। और एफ में जानता हूं कितना होता है? 96,500 गुलाम प्रति मोल, बताया ना, फैराडे नहीं था। तो Z की वैल्यू में अगर पुट करूं तो समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से आप अगर देखो तो कैपिटल W बराबर E अपॉन एफ गुना I गुना T। सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा इसके अंदर, सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर बेटा। तो समीकरण 1 में पुट करने पर तो कैपिटल W बराबर, बताओ भाई, बताओ भाई, ई कितना है? ई है हमारे पास परमाणु भार बटे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट Cu डाई पॉजिटिव तो होगा भाई, कॉपर सल्फेट में Cu पे कितना चार्ज होगा? डाई पॉजिटिव। कॉपर ही तो डिपॉजिट हो रहा है, तो Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए कॉपर पर चार्ज कितना है बेटा? हाँ 2F के बराबर, मतलब 2 डाई पॉजिटिव चार्ज। तो 2 से डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो बेटा, ई हमारा कितना है? 63, डिवाइड करूंगा 2 से, और एफ पर चार्ज कितना होता है? 96,500 गुलाम। होता है नहीं होता? जल्दी बताओ। गुना गुना आई कितना बेटा? आई है 0.25 एम्पियर, और बेटा हमारे पास समय कितना है? 3600 सेकेंड। क्लियर, बात खत्म। अब क्या करो बेटा? कैलकुलेशन करो। और क्या करोगे? कैलकुलेशन में जब आप देखोगे इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाती है, 2 से 36 18 बार खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल W बराबर 63 गुना 0.25 गुना 18 बटे 965, 965, 965 पॉइंट हटेगा बेटा, 2 जीरो नीचे आ जाएगी।
तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर, अब यहां पर क्या हुआ, 63 गुना 25 गुना 18 बटे 965 गुना 10। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, सिंपल 5 से काटना है, तो 5 पंजे 25, 5 से काट देना है, तो कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 निम 45 और 5 तिया 15, 193 बार। अब आपके हाथों में है कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन को कैसे करते हो। ठीक है बेटा, 193 गुना 100, मैंने आपसे कहा था 18 तो है ही, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट सकता है, कब, जब आप इसको 192 मान लो, तो इसे 192 मान लेना, 3 से कट जाएगा, 192 मान के किससे कट जाएगा, 3 से, और जब 3 से कटेगा तो 64 आ जाएगा बेटा, कितना आया था 64, तो आप कर सकते हो, जब 192 मानो तो 64 आ जाएगा और ये 6 बच जाएगा, तो आप इसकी कैलकुलेशन करना और आंसर निकालना बेटा, निकाल सकते हो, मात्रा ग्राम में आ जाएगी, हो जाएगा न्यूमेरिकल, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, बस आपको सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और थोड़ी मैंने कैलकुलेशन आपको पहले सिखा दी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चले, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बाकी दो क्वेश्चन के जैसा ही है, आप देखोगे भी, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया, कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। अगर आपका आंसर गलत है तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत है, और अगर सही आया तो सही कहूंगा, और अगर गलत है तो उसको समझाएंगे भी कि सही कैसे है, कैसे करोगे सही आप इसको, गलत कहां पर है, ये सारी चीजें। अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है नोट से रिलेटेड या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर। क्लियर बात बेटा, तो चलिए, टेलीग्राम और इंस्टा आईडी जो है ना, हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से लिंक से थ्रू जा सकते हैं। खैर ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर नीट 2024 में क्वेश्चन भी आया था, वो भी कराएंगे। अभी क्वेश्चन देखो, निम्न अभिक्रिया में कितना आवेश आवश्यक होगा, मुझे बताना है इस अभिक्रिया को 1 मोल Al ट्राई पॉजिटिव को Al में अपचयित करने के लिए कितना मोल चार्ज की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही 1 मोल का C डाइपॉजिटिव है, C डाइपॉजिटिव का C में अपचयन करने के लिए कितना मोल चार्ज चाहिए। तो पहले यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर Al ट्राई पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करना है तो मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। अब ये हमारा क्या है बेटा, 1 मोल है, Al ट्राई पॉजिटिव है, 1 मोल, ये जो नंबर होता है ना स्टार्टिंग में नंबर, ये मोल ही तो होता है बेटा, स्टार्टिंग का नंबर क्या होता है, मोल। तो ये 1 मोल Al ट्राई पॉजिटिव है, ये हमारे पास कितने हैं बेटा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। ये जो नंबर है ये मोल है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना बन रहा है हमारा, 1 मोल बन रहा है। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मैंने बताया था भाई आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 F के बराबर, फैराडे नियतांक के बराबर। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होगा, 3F के बराबर। किसके बराबर बेटा, 3F के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 मोल Al ट्राई पॉजिटिव का Al में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, आवेश को हम, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, और Q बराबर किसके होगा बेटा, 3F के। 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मुझे, Al ट्राई पॉजिटिव को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 F के बराबर, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 3F के बराबर। अब आप जानते हो भैया कि 1 F किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के, तो इतना चार्ज की नीड होगी। पुनः कर लेना 3 से,
इतने चार्ज किए। कर भी सकते हो गुना बेटा, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। 3 0 0 3 0, 3 5 15 का 5 का हासिल को 1, 3 6 18 और 1 19 का 9 का हासिल को 1, 9 27 और 1 28। इतना कुलाम आवेश चाहिए। एक मोल एल ट्राइपॉजिटिव को एल में कन्वर्ट करने के लिए इतना कुलाम आवेश चाहिए। सेम क्वेश्चन ये है बेटा, एक मोल सी यू डाइपॉजिटिव का सी में अपचयन। अब मुझे बताओ बेटा, आंसर में है यहाँ पर यहाँ पर आंसर में बात चल रही है, यहाँ पर भी आंसर में बात चल रही है बेटा, ध्यान से देखना। एक मोल, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लूंगा कि भाई सी यू डाइपॉजिटिव का सी यू में अपचयन कराना है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूं ये 1 मोल सी डाइपॉजिटिव, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मोल हमारा क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो अब मुझे बताओ, 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो 1 F के बराबर होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2 F के बराबर होगा या नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखते हैं बेटा ध्यान से। 1 मोल Cu डाइपॉजिटिव का Cu में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश Q बराबर किसके होगा, 2F के। और F आपको पता ही है कितना होता है, 96,500 कुलाम। गुना कर देना, आंसर आ जाए। जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो। आगे चले फिर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। 1 मोल Zn डाइपॉजिटिव का Zn में अपचयन कर सकते हो बेटा आप, ये जैसे Cu डाइपॉजिटिव का Cu में अपचयन कराया, ऐसे Zn डाइपॉजिटिव का Zn में अपचयन कराओगे तो 2F की नीड होगी। तो सेम क्वेश्चन है, खुद करना। तीसरा, चौथे क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, आंसर चौथे क्वेश्चन का आंसर देखो। वो कह रहा है 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण, 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण। आपको मैंने बताया था जब हम H2O को ऑक्सीकृत करते हैं तो ये O2 में कन्वर्ट होता है। साथ में हमारे पास ये क्या देता है बेटा, H प्लस आयन। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 से गुना करूंगा। ऑक्सीजन कितने बेटा, 2, इधर 1 है तो इसलिए हाफ से गुना कर दी, 2 से 2 खत्म, तो 1 ऑक्सीजन बचेगा। साथ में 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। भाई H पे प्लस है ना, तो प्लस ने इलेक्ट्रॉन त्यागा 1, फिर दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तो फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ मेरे पास H2O कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल H2 का O2 में ऑक्सीकरण कराना है, तो कितने मोल नीड चाहिए मुझे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए। 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पर 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण के लिए अरे विद्युत अपघटन पढ़ाया था तो वहां भी बताई थी रिएक्शन। ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक आवेश। देखो अगर चीजें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, एक के बाद एक लेक्चर देखोगे, तो चीजें परफेक्ट होती जाएंगी। अगर आप बीच में से आ रहे हो तो फिर तो दिक्कत आनी आनी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट पीछे के लगते हैं बेटा। तो इसलिए आपको एक लेक्चर के बाद दूसरा देखना है, दूसरे के बाद तीसरा देखना है, तभी परफेक्शन आएगा और तभी आप चीजों में परफेक्ट हो। तो Q बराबर हमारा किसके होगा, 2F के। तो मैं बोल सकता हूं Q बराबर 2 गुना 96,500 गुलाम। ये आंसर कर सकते हो, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते। चले बेटा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 मोल MnO4 माइनस का Mn डाइपॉजिटिव में अपचयन। ध्यान से देखना बेटा, MnO4 माइनस Mn डाइपॉजिटिव में कन्वर्ट करना है,
तो भैया मुझे समीकरण को बैलेंस करनी होती है। अब समीकरण में बैलेंस करनी आपने 11th में सीखी होगी रिडॉक्स अभिक्रिया। कैसे बैलेंस करते हैं भैया? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए दूसरी साइड उतने ही H2O जोड़ दो, दूसरी साइड उतने ही क्या जोड़ दो? H2O जोड़ दो। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए उतने ही H प्लस जोड़ दो, उतने ही H प्लस। अब चार्ज देख सकते हो -1, एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 8 हाइड्रोजन पे +8 होगा भाई। एक H पे +1 है ना, ऐसे 8 H प्लस है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो +8 में से माइनस का 1 घटा दो तो +7। इधर +7 है बेटा और इधर कितना है? +2। इधर +2, तो डिफरेंस कितने का है बेटा? 5 का। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा जितने का डिफरेंस होगा, उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। किधर जोड़ेंगे? जिधर प्लस ज्यादा होता है, जिधर आवेश ज्यादा होता है उधर। तो मैं इधर क्या करूंगा बेटा? +7 की साइड 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, +7 की साइड 5 इलेक्ट्रॉन। लो जी, हमारा तैयार हो गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप MnO4 माइनस लिखते और यहाँ Mn डाई पॉजिटिव। यहां जब आप ऑक्सीजन संख्या निकालोगे तो +7 आएगी और यहाँ कितनी आएगी? +7। तो डिफरेंस यही देख लेते तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाता। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते, अगर ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती है, अगर आप 11th अच्छे से पढ़ कर आए हो तो आपको पता होगा कि Mn को x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इंटू 4 बराबर -1 बराबर चार्ज, तो x माइनस का 8 बराबर -1, -8 इधर जाके कैसे हो जाएगा? +8 हो जाएगा ना बेटा। तो कितना आएगा? +7। तो Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पर +2 है, तो डिफरेंस कितने का है बेटा? 5 का। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, सिंपल। अब बताइए बेटा, अब ध्यान से समझिए, 1 मोल है Mn डाई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? हमारे 5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 मोल MnO4 माइनस का Mn डाई पॉजिटिव में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, अपचयन के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा बेटा? Q बराबर 5F, और F तो आप बहुत अच्छे जानते हो, 96,500 गुलाम, बहुत अच्छे से जानते हो। 5 से गुना कर देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। 1 मोल FeO का Fe2O3 में ऑक्सीकरण चेक कर सकते हो। 1 मोल FeO का, अब यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं, यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं तो चेक कर सकते हो, मेरे पास यहां पर है FeO और यहां पर है Fe2O3। जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो यहाँ +2 आएगी और जब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +3 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या जब आप निकाल भी सकते हो। Fe को x मान लो, O पे -2 बराबर 0, -2 उधर जा कैसे हो जाएगा बेटा? +2 आ गई क्या? और Fe2O3 में जब आप Fe को मानोगे x तो कितने Fe है? 2 प्लस O पे -2 इंटू 3 बराबर 0, तो 2x 3 दूनी 6 बराबर 0, 2x बराबर -6 उधर जाए कैसा हो जाएगा? +6। तो x बराबर क्या होगा बेटा? +6/2, तो x बराबर आ जाएगा +3। तो ये +2 से कहा जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा जिधर बेटा आवेश ज्यादा होगा उधर। रिडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा बेटा चैप्टर 11th क्लास में। ये अब ये चैप्टर तो नहीं सिखा सकता ना, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर तो 11th में सीखना पड़ेगा आपको। तो ये Fe डाई पॉजिटिव से कहा जा रहा है? Fe ट्राई पॉजिटिव है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। तो मैं कह सकता हूं 1 मोल FeO का Fe2O3 में ऑक्सीकरण के लिए कितना मोल चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं बेटा 1 मोल FeO का Fe2O3 में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक आवेश
आवश्यक आवेश किसके बराबर होगा बेटा? Q बराबर F के। और F कितना होता है? 96,500 कूलम। होगा या नहीं होगा? क्योंकि FeO जब Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इस पे +2 चार्ज, इस पे +3 चार्ज है। डिफरेंस कितने का है? एक का है, अंतर तो एक का ही है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया हमने, मतलब एक F के बराबर होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 F के बराबर। हो गया, नेक्स्ट चले। बहुत बढ़िया, नोट करते रहो बेटा अच्छे से। चलते हैं आगे। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? पहला क्वेश्चन है गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना दे दिया? 40। दूसरा है गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल का परमाणु भार कितना दे दिया? 27। अब मैं क्या करूंगा, पहले के आंसर की बात करेंगे। आंसर फर्स्ट, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। रिएक्शन से लिख लो, CaCl2 Ca में कन्वर्ट होना है। तो अब मैं क्या करूंगा, CaCl2 Ca में कन्वर्ट होना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, यहां पर देखो, एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो 2 Cl पे -2 होगा या नहीं होगा? तो Ca पे कितना चार्ज हो जाएगा? डाई पॉजिटिव। और डाई पॉजिटिव से ये Ca में कन्वर्ट होना है, इसलिए मैं कह सकता हूं इसे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। Ca पे डाई पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा भाई? Cl पे -1 तो 2 Cl पे -2 तो Ca पे उतना ही प्लस होगा, तो Ca पे डाई पॉजिटिव। अब Ca में कन्वर्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं कह सकता हूं कि 1 मोल, हमारे पास ये डाई पॉजिटिव को कैल्शियम में कन्वर्ट करने के लिए 2F की नीड होगी। और कैल्शियम का परमाणु भार कितना है? 40। तो मैं कह सकता हूं भाई कि 1 मोल Ca डाई पॉजिटिव मतलब 40 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2F चाहिए। लेकिन वो 40 ग्राम में नहीं पूछ रहा, वो कितने ग्राम में पूछ रहा है? वो कह रहा है 20 ग्राम कैल्शियम बताओ प्राप्त करने के लिए कितना आवेश आवश्यक होगा, कितना वैद्युत फैराडे की आवश्यकता होगी? 20 ग्राम के लिए। 40 ग्राम के लिए तो कितने की है नीड? 2F की। तो 20 के लिए कितने की होगी? 1F की तो होगी। तो निकालते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है 2F से। होता है नहीं होता है? बताओ भाई। 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त हुआ है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 है ना, तो 40 ग्राम कैल्शियम तो प्राप्त हो रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन से? 2F। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2F से। तो मुझे बताना है 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होगा। अब क्या करूं भाई, 2F की गुना कर दो 20 से और डिवाइड कर दो 40 से। इतने की तो गुना करनी है 2F से क्योंकि 20 में पूछ रहा है, और डिवाइड करनी है किससे? 40 से। तो 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। भाई 20 दूनी 40, 2 बचेगा ना, और 2 से 2 खत्म तो क्या बच गया? F। F मतलब 96,500। इतने गुलाम चार्ज की नीड होगी हमें 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए। क्लियर है बात बेटा? जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात इतनी? दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, आंसर सेकंड। वो कह रहा है Al2O3 से Al प्राप्त करना है। भाई Al2, ध्यान से देखो बेटा, Al2O3। अब आपको पता होना चाहिए Al2O3 में जब Al की ऑक्सीजन संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी? +3। कितनी आएगी? +3। तो मैं कहूंगा Al ट्राई पॉजिटिव है, Al में कन्वर्ट करना है। लेकिन ऐसे Al है कितने बेटा? 2 Al है ना, तो 2 Al होंगे। अब एक Al पे +3 है तो 2 Al पे +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए? तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा? 2Al मिलेगा। भाई एल्यूमिनियम है कितने यहाँ पर? 2 एल्यूमिनियम है या नहीं है? तो एक Al पे तो +3 चार्ज होता है, 2 Al पे कितने चार्ज होंगे? +6 चार्ज। तो +6 चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कितने में कन्वर्ट होगा? 2Al में। 2Al में, राइट। अब ध्यान से समझो बेटा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं 6F के बराबर कहूंगा। एक F का परमाणु भार 27 ग्राम है, तो 2 का कितना होगा? 27 दूनी 54 ग्राम।
तो भाई 54 ग्राम जो एल्यूमिनियम है ना वो प्राप्त हो रहा है कितने आवेश से? 6F से। मुझे बताना है कितने में? 40 में बताना है। तो चलिए इसको करते हैं आंसर। तो मैं कह रहा हूं भाई कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है कितने से बेटा? 6F से। तो भाई हमारे पास अगर मैं 1 ग्राम के लिए निकालू, चलो 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, 1 ग्राम के लिए कितना प्राप्त होगा भाई? अगर 54 के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना होगा? बस 6F को किससे डिवाइड कर दो? 54 से। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम इतने से प्राप्त होगा, इतने आवेश से। लेकिन मुझे बताना है कितने में? 40 में। तो भाई 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। अगर 1 में इतना है तो 40 में कितना होगा? 40 से गुना कर दो। तो 40 गुना 6F बटे 54। अब आप जानते हो 9 छिंग 54 होता है भैया, 9 छिंग 54। तो 6 से जब आप 54 काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। अब मैं क्या करूं? 40 पे 9 का पहाड़ा पढ़ लो, आंसर आ जाएगा। चलो 9 चौक 36, कितना बच गया? 4 पॉइंट लागू उतारोगे 0, फिर 9 चौक 36, फिर कितना बच गया? 4, फिर 0, फिर 9 चौक 36। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 4.44F। इतना 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इतना फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। अब बताओ मुझे सारी बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है? परफेक्ट। तो चलिए इसके बाद अब हम नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा ये देखिए हमारे पास नीट 2024 का क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी मैंने कराया, बोर्ड पर भी आ सकता है बेटा, बोर्ड में भी आ सकता है। ये वाला नहीं, जो मैंने कराया है बोर्ड में, नीट में तो ये वाला क्वेश्चन आता है। किस तरीके से पूछा गया ध्यान से देखो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट सूची दी और सेकंड सूची दी। यहाँ पर उसने कहा कि H2O के 1 मोल O2 में, यहाँ पर कहा MnO4 के 1 मोल Mn डाइपॉजिटिव में, यहाँ कहा गलित CaCl2 के Ca के 1.5 मोल में, 1 मोल FeO से Fe2O3 में। यहाँ जो 3F 2F 1F 5F, तो मैं आपको समझा चुका हूं पूरी तरीके से। मैंने आपसे कहा था H2O का O2 में रूपांतरण के लिए 2F चाहिए मुझे चार्ज, चेक कर सकते हो आप क्वेश्चंस के लिए। चाहिए नहीं चाहिए मतलब A का कितना हो गया बेटा? सेकंड हो गया, राइट। अब उसने कहा MnO4, मैंने आपको ये भी बताया कि MnO4 माइनस से Mn डाई पॉजिटिव, यहाँ +7 में है, ये +2 में है, तो डिफरेंस कितना का? 5 का। तो 5 मोल चाहिए मतलब 5F। अब बताओ सेकंड का B का कितना हो गया बेटा? 5F 4, तो B का हो गया हमारा 4। B का क्या हो गया आंसर हमारा? 4। सी में देखो गलित CaCl2 के Ca डाइपॉजिटिव के 1.5 मोल, चेक करो बेटा। ये जो Ca डाइपॉजिटिव था इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे थे और किस में कन्वर्ट हुआ था? Ca में। हुआ था नहीं हुआ था? अब ये 1 मोल है और 1 मोल हमें कितने F की नीड करता है? 2F की नीड करता है। तो अगर मैं 1.5 मोल ले लूं तो बताओ कितने की नीड करेगा? 3F की करेगा नहीं करेगा? 1 मोल तो 2F चाहिए, तो 2 मोल 4F होगा ना, तो 1.5 कितना होगा? 3F। सिंपल सी बात है। तो यानी कि मेरे पास सी का आंसर कौन सा हो जाएगा? 3F। सी का फर्स्ट बेटा, सी का क्या आ गया हमारा? फर्स्ट। डी में अगर देखो 1 मोल FeO से Fe2O3, मैंने आपको बताया 1 मोल FeO से Fe2O3 Fe2O3 O3 भैया, यहां पर ये +1 में, यहां पर ये यहां पर ये +2 में, यहां पर ये +3 में, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1F। तो इसका मतलब हमारे पास डी का क्या होने वाला है? थर्ड होने वाला है। डी का आंसर क्या होने वाला है बेटा? हमारा थर्ड। तो ये एक एक एक्सप्लेनेशन कर दी है, डी का थर्ड। तो ये हमारे आंसर होंगे। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का बेटा थर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे आपको एक्सप्लेन करिए सारी की सारी बातें, और बहुत अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करके समझाया भी है, बताया भी है, हर एक चीज को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।